देखिए आज हम लोग अध्याय 15 पढ़ेंगे, जीवों में श्वसन। अध्याय का नाम है जीवों में श्वसन। इस अध्याय को समझेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीव को हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं। जीव को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों। एक वनस्पति, बात मत कीजिए, पहला जो वर्गीकरण हम करते हैं किसमें? इसमें पेड़ पौधे आते हैं, और दूसरा जंतु। हम जब भी जीव की बात करते हैं तो इसका मतलब, जीव का मतलब केवल जंतु नहीं होता है, उसके साथ साथ वनस्पतियों को। अब इसमें जो श्वसन होता है, इसमें श्वसन होता है, तो सभी जीवों में श्वसन के लिए कुछ अंग होते हैं। तो वनस्पतियों में जो श्वसन के लिए अंग होता है, यानी जिसके जरिए श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पेड़ पौधे भी सेम यही प्रोसेस करते हैं, वो उनको भी ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में बाहर निकालेंगे। हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं पौधे उल्टा काम करते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में उल्टा कार्य नहीं करते, श्वसन क्रिया वो हमारे तरह ही करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, यानी भोजन बनाने वाली क्रिया करते हैं, तब वो विपरीत काम करते हैं। उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उस क्रिया में और ऑक्सीजन बदले में बाहर निकालते हैं। उसके लिए पत्तियों में जो है स्टोमेटा होता है, उसी के माध्यम से ये गैस अंदर और बाहर आती जाती है। अब जंतुओं में श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं। बाहर आप देखेंगे कि सभी जंतुओं के पास नाक होती है ना, जिसके माध्यम से वो हवा में खुली ऑक्सीजन जो है अंदर अपने शरीर के अंदर लेते हैं। यहाँ मैंने बताया है आपको कि ये पौधे भी किस क्रिया में? श्वसन क्रिया में। ऑक्सीजन को क्या करेंगे? अंदर लेंगे। ऑक्सीजन को क्या करेंगे? अंदर लेंगे, और बाहर क्या निकाल लेंगे? और जंतु भी वही काम करते हैं। जंतु भी क्या करेंगे? वही काम करेंगे। ये O2 जो है अंदर लेंगे, है ना, इस निशान का मतलब अंदर की तरफ, और ये CO2 बाहर निकाल। तो ये ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, नाक के द्वारा लेना और फेफड़े से फिर वापस छोड़ना, ये क्रिया जो है क्या कहलाती है? इसको कहते हैं अंतः श्वसन। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है ब्रीदिंग। ये क्रिया क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। एक और क्रिया होती है बाहर निकाल, CO2 बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उच्च श्वसन। और अंदर लेने की क्रिया? इन दोनों को शामिल रूप से क्या कहते हैं हम? ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, है ना। इसके अलावा इस ब्रीदिंग के बाद जो श्वसन की क्रिया, आगे जो क्रिया चलती है,
उसको हम लोग कहते हैं श्वसन। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है रेस्पिरेशन। ये जो क्रिया मैंने यहां तक बताया, अभी जो हमने यहां तक है ना, ये क्रिया समझा, ये किसका पार्ट है? ब्रीदिंग का। किसका भाग है? ब्रीदिंग का। इसके बाद हम आगे समझेंगे रेस्पिरेशन, या इसको श्वसन करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ नीचे इधर इस साइड समझते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग इसको नीचे समझने का प्रयास करते हैं, या मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इतना तो आप समझिए, ये है ना। अब हम लोग मुख्य रूप से जंतुओं की बात करेंगे और श्वसन को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? और ये ब्रीदिंग जो होता है शामिल रूप से, कंबाइंड रूप से जो है, ये होता है अंतर श्वसन, है ना। इसके साथ और क्या होता है? अब इन दोनों प्रोसेस में हम लोग क्या अंतर होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानिए कि ये अंतर श्वसन या उच्छ्वसन, जो ब्रीदिंग की क्रिया होती है, ये यांत्रिक होती है। कैसी होती है? यांत्रिक होती है। यानी वो एक यंत्र, एक मशीन की तरह जो है, सांस अंदर लेना, जब आप सांस लेंगे तो आपका फेफड़ा जो है उस समय फूल जाएगा, फिर सांस जब बाहर निकालेंगे तो फेफड़ा क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। यानी फेफड़ा जब सिकुड़ता है तो सांस बाहर निकलती है, फेफड़ा जब फैलता है तो सांस अंदर की तरफ आती है। तो ये प्रोसेस जो है कैसी हो गई? यांत्रिक। ये कैसी होती है क्रिया? यांत्रिक। लेकिन जो श्वसन की क्रिया होती है वो यांत्रिक नहीं होती है, ये जैविक क्रिया होती है। कैसी क्रिया? जैविक क्रिया। अब जैविक क्रिया कैसे होती है? इसमें क्या होता है कि सांस तो हम अपने फेफड़े तक पहुंचा दिए, लेकिन उसके बाद अभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। अब इसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब कोशिकाओं तक पहुंच करके वहां उपस्थित ग्लूकोज, जो हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया है, उससे हमारे शरीर को जो पोषण मिला है ग्लूकोज के रूप में, उस ग्लूकोज से क्रिया करता है ये ऑक्सीजन, और क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ेगा। उसके साथ साथ जल की मात्रा भी बाहर निकालेगा, और साथ में इस क्रिया में ऊर्जा भी, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होती है। ये काम। अब इसके बाद दूसरा जो मुख्य अंतर है, ये प्रोसेस जो है कोशिकाओं से बाहर होती है। ब्रीदिंग की प्रोसेस कहाँ होती है? बाहर। ये होती है कोशिका से बाहर। और ये कहाँ होती है? कोशिका के अंदर। इसीलिए
इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं हम? इसको कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं? अभी मैंने बताया। कोशिकीय श्वसन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर, ये क्रिया कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तीसरा, अभी मैंने बताया कि ये यांत्रिक प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा लगती है, मुक्त नहीं होती है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा। कोई भी मशीन आप चलाएंगे, यांत्रिक विधि से कोई कार्य करेंगे तो उसको कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो ऊर्जा खपत होगी, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। क्या होता है? ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन यहां मैंने बताया कि ये कोशिकाओं के अंदर रासायनिक क्रिया होती है, ऑक्सीजन से मिलकर के ऊर्जा मुक्त करता है, तो यहां पर ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। और चौथा, अंतर जो इनमें ये होता है कि इसमें इस क्रिया में, यानी ब्रीदिंग की क्रिया में, इसमें कहीं से किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बताया इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये एक रासायनिक क्रिया है, और इसमें जो है कोशिका के अंदर ये प्रोसेस होता है, और इसमें अनिवार्य रूप से एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एंजाइम की आवश्यकता नहीं। इससे आप लोग समझ जाइएगा क्रॉस का मतलब, एंजाइम की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर क्या होगा? एंजाइम की आवश्यकता इसमें क्या पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है ना? इतना अगर आप लोग समझ गए हो तब हम आगे बढ़े, और नहीं इस ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में अगर इस टॉपिक में कहीं से भी किसी को कोई समस्या है तो वो अपने जगह पर खड़े होकर के पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, एक चीज मैं छूट रहा है, इसमें सवाल उठता है कि ये एंजाइम्स क्या होता है, ये एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रोटीन होता है। होता क्या है वो? प्रोटीन होता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब ये प्रोटीन इस रेस्पिरेशन में करते क्या है? ये प्रोटीन एंजाइम्स एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। इस उत्प्रेरक का अर्थ होता है या तो रासायनिक क्रिया को बढ़ा दे या फिर घटा दे। अगर ऐसा कोई पदार्थ काम कर रहा है तो उसे हम लेकिन वो उस क्रिया में भाग नहीं लेता है, उसमें भाग नहीं लेता, लेकिन फिर भी उसकी क्रिया को घटा बढ़ा सकता है। तो एंजाइम्स जो है एक प्रोटीन होते हैं, है ना, जो यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। अब देखिए कोशिकाओं के अंदर जो होने वाला ये रेस्पिरेशन है, ये दो तरह से। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है अगर आप लोग समझ गए।
इस क्लास को मैं YouTube पर अपलोड कर दूंगा, कभी भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में फिर कभी समस्या हो तो आप एक बार देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब ये जो पढ़ रहे थे हम लोग अभी रेस्पिरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये दो तरह से संपन्न होता है। ये होता कहाँ है आप लोग जानेंगे? कोशिकाओं के अंदर। इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या? अब देखिए, जब ये श्वसन आगे का प्रोसेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी उस क्रिया में अगर ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग सोचते हैं कि श्वसन केवल ऑक्सीजन से ही हो सकता है, ऐसा नहीं। कुछ जीव ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन करते हैं, वो कोशिकाओं के अंदर ही संपन्न होता है प्रोसेस, यानी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। इसको जहां ऑक्सीजन रहेगा उसको कहेंगे, उसके नाम से ही उसका नाम पड़ा है ऑक्सी श्वसन। क्या नाम पड़ा है? ऑक्सी। इसका मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसका नाम है अनॉक्सी श्वसन। दो श्वसन आप समझे यहाँ। पहला ऑक्सी, और दूसरा अनॉक्सी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक। सॉरी, अंग्रेजी में बोलते हैं एरोबिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरोबिक। क्योंकि इसमें एयर से मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है ना, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं एनारोबिक। इसका मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना? ऑक्सी और अनॉक्सी। तो अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब ग्लूकोज का अपघटन, मैंने बताया अभी, ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभी आप जब रेस्पिरेशन मैंने बता रहा था तो बताया ना कि ऑक्सीजन से मिलेगा, तो ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन से जब मिलेगा तो टूटेगा, यानी उसी टूटने को विघटित करते हैं। क्या करते हैं? विघटन, है ना। तो जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है ना। ग्लूकोज का विघटन किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंग्रेजी में बोलेंगे एरोबिक। क्या बोलेंगे? एरोबिक। वहीं दूसरी तरफ अभी जो खांसी आ रही है, ये ऑक्सी श्वसन जो है होता किसमें, है ना। प्रश्न उठता है कि ये ऑक्सी श्वसन जो काफी विकसित जीव जंतु हैं,
है ना, जैसे हम लोग मनुष्य, है ना, गाय भैंस, ये सब जो चीजें काफी विकसित हैं, इनमें क्या होता है, आपसी श्वसन। जैसे मनुष्य हो गया, है ना, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, है ना, इस तरह के जो विकसित जीव हैं उसके अंदर कैसा श्वसन होता है, आपसी श्वसन। अब इस आपसी श्वसन में मैंने बताया कि क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है किससे, देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज किससे मिलेगा, हाँ बहुत अच्छी, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, हाँ यहां बन जाएगा देखिए CO2 बनेगा प्लस H2O जल और कुछ ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी भी निकलेगी। और ये क्रिया जो है इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है, यहाँ एंजाइम भी होगा, क्या होगा, एंजाइम, एंजाइम। यहाँ अभिक्रिया में एंजाइम देखिए भाग नहीं ले रहा है, शांत रहो पीछे, अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, बस इसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये उत्प्रेरक है ना, जैसे मैं आपकी कक्षा में हूं, पढ़ आप लोग रहे हैं, मैं आप लोगों की पढ़ाई को बढ़ा रहा हूं, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं ना, लेकिन मैं आपकी पढ़ाई को पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि उत्प्रेरक क्या काम करता है, वो उस क्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन उस क्रिया को प्रभावित करेगा और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। अब इसके विपरीत अनाक्षी श्वसन में क्या होता है, अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का विघटन होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहां पर जो है वहां तो ये हो गया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया, अनाक्षी श्वसन है तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होगा और इसका जब विघटन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, है ना, और एल्कोहल क्या बनेगा, और इस एल्कोहल के साथ साथ इसमें भी ऊर्जा मुक्त हो। ग्लूकोज के अणु किसमें विघटित होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में। एल्कोहल समझते हो, शराब, हालांकि ये जो शराब लोग पीते हैं वो एल्कोहल एक अलग प्रकार का होता है, उसका अलग नाम है। एल्कोहल बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन वो होते शराब ही है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या बनेगा, एल्कोहल, और क्या मुक्त होगा यहाँ पर, ऊर्जा। देखिए दोनों प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऑक्सी में भी अनाक्सी में भी। बात मत करो, देखिए दोनों में ऊर्जा मुक्त हो रही है। अब ग्लूकोज के वजह से मुक्त हो रही है, किसकी वजह से, एक में ऑक्सीजन उपस्थित है और एक में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, ऑक्सी अनाक्सी में अंतर समझ में आ गया होगा।
अब ये जो अनाक्षी श्वसन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो अनाक्षी श्वसन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो अनाक्षी श्वसन है, इसको एक और नाम दे सकते हैं। इसको नाम दे सकते हैं किडवन। क्या नाम दे सकते हैं? किडवन। फर्मेंटेशन अंग्रेजी में करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? और ये जो किडवन या अनाक्षी श्वसन होता है, होता किसमें? इसमें तो मैंने बता दिया ना कि जो विकसित जीव हैं उनमें होता है। और इसमें जो बहुत सूक्ष्म जीव हैं, कैसे जीव? सूक्ष्म जीव। ये होता किसमें है? सूक्ष्म जीव। किसमें होता है? जो सड़े गले पदार्थों पर बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, किसी और जीव पर डिपेंडेंट रहते हैं, उस तरह के ये जो अविकसित जीव हैं, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उनके अंदर ये अनाक्षी श्वसन होता है। इसी क्रिया के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से शराब का भी निर्माण किया जाता है। हाँ बोलिए। अनाक्षी। अनाक्षी। क्या करती है? छोटी मोटी मिस्टेक होती है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आक्षी श्वसन अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आक्षी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनाक्षी श्वसन अनुपस्थिति में, यानी उपस्थित नहीं। दूसरा उसमें बताएंगे कि ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में टूटकर ऊर्जा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में टूट करके ऊर्जा देगा, और यहाँ पर ऑक्सी श्वसन में वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करेगा। अब ये जो जंतुओं में श्वसन की क्रिया है, इसको एक तरह से और हम समझने का कोशिश करें। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। आप ही लोगों के लिए देखिए, अगर आप शांत नहीं रहेंगे, बात करेंगे, तो आगे जो आप रिवीजन करने के लिए क्लास देखेंगे, आप ही को डिस्टर्ब होगा। हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? किससे लेते हैं? अब वातावरण से ले करके हम अपने शरीर के किस भाग में उसको पहुंचा देते हैं? हाँ, फेफड़ा। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो स्वच्छ हवा में से लेते हैं। स्वच्छ हवा में सांस लेना। लेकिन जब इससे हम लेते हैं भाई, तो छोड़ते भी तो हैं। क्या करते हैं हम लोग?
ये तीर का निशान मैं ऊपर की तरफ बना दे रहा हूँ, आप लोग इसे समझ जाइएगा कि क्या करेंगे, फेफड़ा से वापस वातावरण में क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो उसमें क्या वो स्वच्छ हवा होगी? अब स्वच्छ नहीं होगी। अब उसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन कम होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा होगा, है ना। और इसमें ऑक्सीजन अधिक होगा और CO2 कम होगा। आप लोग जानते हैं हवा में, जो वातावरण में हवा है, इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है ना। इसके बाद ऑक्सीजन, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके बाद बहुत छोटी छोटी मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। तो इसी में से हमको जो है क्या चाहिए, हाँ, अंदर लेंगे और बाहर निकाल देंगे। ऑक्सीजन भी निकलता है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उसमें भी रहता है, लेकिन कम रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। देखिए, अभी हम लोगों ने वातावरण से फेफड़ा में हवा पहुंचाया, ऑक्सीजन। अब वो फेफड़े में ऑक्सीजन जो है जाकर हमारे खून से मिलेगा। किससे मिलेगा? खून से। अब वो खून के माध्यम से, खून के माध्यम से कहां पहुंचेगा? कोशिकाओं में। किसमें? कोशिकाओं में। शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाओं तक वो क्या करेगा? पहुंचेगा। देखिए यहां से ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा? फेफड़ा में से कहां पहुंच गया? रक्त में। और रक्त से कहां पहुंच गया? और फिर जब यहाँ कोशिका में शोषण हो जाएगा, ऑक्सी हो चाहे अनॉक्सी हो, कोई शोषण हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? फिर रक्त में आ जाएगा। कोशिका से कहाँ जाएगा? लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा ना। अब फिर इस रक्त में से फिर कहाँ पहुंच जाएगा? लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। तो देखिए वातावरण से कैसे ऑक्सीजन आ रहा है और शोषण होने के पश्चात, कोशिका में शोषण संपन्न होने के बाद, देखिए फिर वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंच गया। इस तरह से श्वसन की क्रिया चलती रहती है। अब ये जो श्वसन की क्रिया है वो मानव में कैसे है ना। मानव में श्वसन के लिए फेफड़ा होता है ना। और फिर फेफड़े से क्या कहाँ पहुंचता है? ऑक्सीजन रक्त। तो रक्त में एक पदार्थ होता है जिसके वजह से रक्त का रंग भी लाल होता है, हीमोग्लोबिन। क्या? हाँ, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल करके, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से मिल जाता है। ऑक्सीजन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। यहां क्या करेगा? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन
देखिए ये ऑक्सीजन, भाई ये ऑक्सीजन फेफड़े से रक्त में आया, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिला और मिलने के बाद क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन खून के माध्यम से हर कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। यानी ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक तरह से कैरियर का काम करता है, ढोने वाला, जैसे सामान ढोने वाला होता है ना, उसी तरह। देखिए ऑक्सीजन को ढो करके वही ला रहा है ना फेफड़ा से, शरीर के हर भाग तक पहुंचा दे रहा है, हर कोशिका तक पहुंचा रहा है। अब देखिए जब यहाँ से रिवर्स होता है, जब यहाँ कोशिका में शोषण हो जाता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। शोषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, मैंने बताया। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त से मिलता है, किससे मिलता है, रक्त से। कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और रक्त से मिल जाएगा, रक्त। तो उसी तरह जैसे यहाँ बना रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पर बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इससे मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, हाँ यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कार्बोक्सी बात मत कीजिए। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रक्त में मिल गया, फिर रक्त सारे शरीर के भाग से रक्त फिर कहां पहुंचता है, फेफड़े तक। फेफड़ा में पहुंचा तो इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से मुक्त कर दिया और वो फेफड़े में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ा में फिर जो है ये वातावरण नाक के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकलकर वातावरण में फिर पहुंच गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, बात समझ में आई, पूरी पूरी कहानी शोषण की समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब इसके बाद देखिए कुछ और जीव हैं जिनमें अलग तरह से थोड़ा शोषण होता है। जैसे मछली है, मछली में जो शोषण होता है उसके लिए उनके पास गर्दन के पास में गिल्स होती है। क्या होती है, देखेंगे एक छिद्र होगा बगल में, वो मुंह से पानी लेती है और फिर इसी गिल्स से पानी बाहर निकालती रहती है हमेशा। तो वो दरअसल श्वसन करती है, वो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है ना उसको वो ले लेती है और फिर ऑक्सीजन जो है अंदर चला जाता है और पानी फिर अपने गिल्स के माध्यम से बाहर। लेकिन हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, हम लोग पानी में श्वसन क्रिया नहीं कर सकते। हम पानी लेंगे तो फेफड़े में जाकर पानी सब भर इकट्ठा हो जाएगा और कुछ ही देर में प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसके अलावा जो केचुआ होता है, किसान का मित्र कहते हैं, बात मत कीजिए। केचुआ आप लोग देखते होंगे धान उनके खेत में, वो किसानों का मित्र होता है। किसानों का मित्र उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से मिट्टी खाने के बाद जो बाहर निकालता है वो उसमें ह्यूमस खाद की प्रचुर मात्रा होती है। वो बड़ा मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें अगर कोई फसल बोई जाए, अब तो वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, इन केचुओं के माध्यम से क्या बनाया जा रहा है, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद बनाई जा रही है। और जैविक खाद अगर आप फसलों को देते हैं तो आपकी फसल की जो क्वालिटी होती है वो उच्च क्षमता वाली है, उसमें कोई रासायनिक पदार्थ आप नहीं डालें। कोशिश करना चाहिए कि मनुष्य को रासायनिक खाद उर्वरक जो है उसका प्रयोग कम करें और जैविक खाद का प्रयोग अधिक से अधिक करें, क्योंकि रासायनिक खाद जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालती है, बुरा असर डालती है।
केचुआ श्वसन, कभी आपने देखा है केचुआ के पास नाक होती है? नहीं होती। वो देखेंगे, उसकी त्वचा जब आप देखेंगे ध्यान से केचुआ की, तो कुछ खुरदुरी समझ में आएगी, है ना। लगेगा कि केचुआ के शरीर पर जो है ऐसे लाइन लाइन बना हुआ है। जैसे अगर मैं इस तरह केचुआ ही बना दूं, तो आप देखेंगे कि इस तरह खंडों में विभक्त रहता है ना। तो उसकी जो त्वचा होती है वो खंडों में विभक्त होती है, और उसी त्वचा में बहुत ही सूक्ष्म दरार होती है। उसी के माध्यम से वो श्वसन क्रिया, अगर आपसे पूछा जाए कि केचुआ श्वसन कैसे कर, श्वसन के लिए क्या होता है, तो त्वचा के द्वारा श्वसन कैसे करता है श्वसन? त्वचा। पौधों में श्वसन के लिए क्या होता है? हम लोगों के पास तो फेफड़ा होता है, हम अपना बाहर से कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और अपने फेफड़े में भर देते हैं। तो हमारे पास नाक बनी हुई है, उसके माध्यम से जो है शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में कैसे आता है? पत्तियों के माध्यम। कैसे? पत्तियां जो नीचे की सतह होती है पत्तियों की, वो खुरदरी होती है। किसी पत्ती को आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर पत्तियों का जो है निचला सतह खुरदरा होता है, ऊपर का सतह जो है ज़्यादा चिकना होता है। तो पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो हम आँखों से ठीक प्रकार देख नहीं सकते। वो बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उसका नाम है स्टोमेटा। क्या नाम है? उसी स्टोमेटा के माध्यम से वो गैसों का, वातावरण से गैसों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को उसी में से आवागमन करते हैं। स्टोमेटा। इस स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। यानी पत्तियों में श्वसन जो है किसकी सहायता से होता है? रंध्र की सहायता से, स्टोमेटा की सहायता से। और फिर बाकी प्रोसेस संपन्न होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। हाँ, क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर बताइएगा। जिसको आएगा बस वो हाथ उठाएगा। मछली में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है? ऑप्शन में दे रहा हूं, है ना। मछली में श्वसन के लिए अंग है, फेफड़ा है, त्वचा है, रंध्र है या गलफड़ा? हाँ बताओ मुकेश, क्या है? गलफड़ा। ठीक, बैठिए। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा। अभी हम लोगों ने केचुआ के बारे में पढ़ा कि केचुआ श्वसन कैसे करता है। उसके लिए श्वसन अंग कौन सा है? कौन बताएगा? चलो अंजनी कुमारी बताओ। हाँ शाबाश। कौन सा? ठीक है, आप, मुझे लग रहा है आप लोग समझ चुके हैं। पत्तियों में श्वसन के लिए क्या होता है? स्टोमेटा। सबके समझ में आ गया ये जीवों में श्वसन का प्रोसेस? श्रेया कुमारी बात हो रही है, आया समझ में? आ गया ना? ज्योति, रोशनी, ज्योति और रोशनी सेम सेम लगता है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। रोशनी समझ में आया? आया समझ में? भारती, इधर कन्हैया कुमार, सबके समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो मैं इस क्लास को बंद कर देता हूं और ऐसे आप लोगों का टेस्ट लेने की कोशिश करता हूं।